इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। कहते हैं समस्याएं अगर आती हैं तो उनका समाधान ज़रूर निकलता है। और वास्तु को लेकर बात की जाए तो वास्तु में कहीं ना कहीं नाकामी है तो सफलता भी छुपी हुई है, और विकास है तो कहीं ना कहीं अवरुद्ध को लेकर समस्याओं का निराकरण करने को लेकर भी कई सारे उपाय निकल कर सामने आते हैं। और ऐसी कई सारी बातों को लेकर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वास्तुविद प्रयास मंगल जी, जिनका नाम एशिया बुक और इंडिया बुक में भी दर्ज है। मंगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम में। सबसे पहले जानना यही चाहेंगे कि वास्तु को लेकर एक भ्रम की स्थिति अक्सर लोगों में बनी रहती है, तो वास्तु एक्चुअल है क्या? जय जिनेंद्र मित्रों, वास्तु सबसे पहले यह समझते हैं कि वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले के समय में कल्प वृक्ष हुआ करते थे। कल्प वृक्ष इंसान की जितनी ज़रूरत होती थी उन कल्प वृक्षों के सामने जाता था और अपनी विष रखता था और वह चीज़ उसको मिल जाती थी। लेकिन इंसान ने जब ज़रूरत से ज़्यादा उन कल्प वृक्षों से मांगना प्रारंभ किया तो वह कल्प वृक्ष सूखना चालू हुए। और इसके चिंतन में भगवान आदिनाथ के 108 पुत्रों में चौथे नंबर के पुत्र को वास्तु विद्या का ज्ञान दिया। ऐसे ही और पुत्रों को असी मसी कैसी शस्त्र वाणिज्य सब विद्याओं का ज्ञान दिया। उसमें जो चौथे नंबर के पुत्र थे विश्वकर्मा, उनको वास्तु विद्या का ज्ञान दिया। वास्तु सबसे पहले यह समझिए कि वास्तु है क्या। वास्तु मात्र आज तोड़ फोड़ के विज्ञान तक सीमित हुआ है। वास्तु की सही परिभाषा करें, किसी भी ग्रंथ और किसी भी शास्त्रों में आप पढ़िए, सबसे पहले जाता है वास्तु अर्थात निवास या व्यवसाय की भूमि, जी। अर्थात भूमि को वास्तु बोलते हैं। भूमि का 70% महत्व होता है, 23% महत्व दिशाओं का होता है कि किस दिशा में किस डायरेक्शन में क्या बनना चाहिए, और 7% महत्व कला वास्तु का होता है। लेकिन आजकल मात्र तोड़ फोड़ के विज्ञान पर वास्तु का नाम आधारित है। अगर आपकी भूमि की ऊर्जा सकारात्मक है, तब अगर आपके किसी कोण में गलत डायरेक्शन में भी बना हुआ है, तब भी आपको इतनी समस्याएं नहीं आएंगी। जी जी बिल्कुल मंगल जी, भूमि की ऊर्जा का जिक्र यहाँ पर आपने किया। वास्तु सटीक हो तो समस्याओं का निराकरण निकलने की बात भी आपने यहीं कही। तो भूमि की ऊर्जा को लेकर बात की जाए तो उसको किस तरह पहचाना जा सकता है और किस तरह आप उसको लेकर उपाय बताते हैं? ग्रंथों में, शास्त्रों में बहुत सारे मेथड्स हैं भूमि की ऊर्जा को चेक करने के। लेकिन मैं जिस तरह से वास्तु में भूमि की ऊर्जा को चेक करता हूँ, ये कॉपर की 2 रॉडों के द्वारा जी। मैं किसी भी भूमि पर चलता हूँ और उस भूमि की ऊर्जा को पता करके बता देता हूँ कि यह भूमि आपके लिए शुभ है कि अशुभ। अगर यह भूमि सकारात्मक होती है तो उस भूमि पर बनने वाली बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स तक आपकी ऊर्जा असीमित नवीन ऊंचाइयां वह बिल्डिंग छूती है। और अब वह बिल्डिंग नेगेटिव है अगर, तो भी आप कितना भी कुछ प्रयास कर लीजिए, तब भी आपको असफलता ही हाथ लगेगी। जी। ये 2 रॉडें जब लेके चलता हूँ, जितनी इंटेंसिटी से ये रॉड घूम जाती है उतनी इंटेंसिटी के आधार पर मैं बोल देता हूँ कि आपकी भूमि कितने पॉजिटिव है। यह रॉडें जब एंटी क्लॉकवाइज जिस भूमि पर चलती हैं, उस भूमि पर या तो किसी प्रकार की सल, हड्डी, कंकाल या कोई नेगेटिव एलिमेंट उस भूमि में होता है। और सारे मेथड्स भी होते हैं, लेचर एंटीना, पेंडुलम, भूमि में गड्ढा करके, इन सब मेथड्स से भी भूमि की ऊर्जा का पता किया जा सकता है। बिल्कुल, भूमि की ऊर्जा का पता चल जाए। और मान लीजिए कि जिस जगह पर आपने किया है निरीक्षण और उसके बाद आपने जो भी आपके पास लोग आते हैं और समस्या का निराकरण करने की बात करें, अगर उस स्थान पर दफ्तर बनाने की बात हो, फैक्ट्री बनाने की बात हो या कुछ और घर बनाने की बात हो, तो ऐसे में उसके निराकरण के लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? सबसे पहले उस भूमि पर यह पता करके कि भूमि कितने परसेंट नेगेटिव है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह देखता है कि आपके कितने डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है। अगर आपका 102 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उतने पैरासीटामोल, उतने एमजी की वो आपको देगा। बिल्कुल। इसी प्रकार किसी भी भवन, किसी भी बिल्डिंग, किसी भी कॉम्प्लेक्स पे निरीक्षण करते हैं कि इसमें कितने परसेंट नेगेटिविटी है। उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि इसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाना है, किस धातु का, किस मटेरियल का या किस प्रकार किस हवन से इस भूमि की ऊर्जा को सकारात्मक कर सकते हैं। भूमि की ऊर्जा बढ़ाने के लिए शास्त्रों में मंत्रों के द्वारा भी भूमि की ऊर्जाओं को बढ़ाया जा सकता है। उस जगह पर गड्ढा करके भीमसेनी कपूर को गाय की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी के अलावा गाय का गोबर जी। और खड़ा नमक, फटकरी, इसके अलावा पारे का उपयोग करके, पिरामिड का उपयोग करके, इन सारे उपयोगों को एक साथ जब किया जाता है तब वह भूमि सकारात्मक हो जाती है।
जी, बिल्कुल। मंगल जी, जैसा आपने भी ज़िक्र किया भूमि की ऊर्जा को लेकर, लेकिन अगर नई जगह है तो वहाँ पर इस तरह के परीक्षण करना आसान होता है। लेकिन उस जगह पर मकान बन चुके, दफ़्तर बन चुके या फैक्ट्री बन चुकी, इस बीच अगर निरीक्षण किया जाए तो उन वहाँ पर आने वाली समस्याओं के निराकरण को लेकर क्या कुछ कहेंगे? उसमें क्या होता है, जैसे कोई बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तब उस जगह पर कलर थेरेपी की जा सकती है। जी। सूर्य की किरणें जब किसी भी कलर पर पड़ती हैं तो उसकी परावर्तन से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जैसे यह सृष्टि 5 तत्वों पर बनी है: जी। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। जल तत्व का कलर होता है नीला। अगर जल तत्व वाली दिशा में आप नीला कलर कर देते हैं तो उस दिशा का दोष खत्म कर देता है। अग्नि तत्व वाली दिशा में अग्नि का कलर कर देते हैं तो उसका दोष खत्म कर देता है। उसके अलावा जमीन में ड्रिल मशीन से होल कर कर उसमें भी पारा या और मेथड्स जो होते हैं उसको इंजेक्ट करते हैं तो उससे उसकी ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। जी, भूतकाल का आपने ज़िक्र किया, वृक्षों का उदाहरण देते हुए जिस तरह से वास्तु को लेकर आपने बताया कि आखिर वास्तु है क्या? लेकिन कुछ लोग घर बना चुके हैं, दफ़्तर बना चुके हैं या उनकी फैक्ट्री बन चुकी है। कई सालों से रह रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जो है समस्या उनके सामने आती दिखाई देती है। तो क्या लगता है वहाँ पर भी वास्तु दोष हो सकता है? क्या होता है, बहुत घर ऐसे होते हैं जिनमें पहले सब कुछ सकारात्मक चल रहा होता है, जी। लेकिन उसके बाद उनको समस्याएं आना चालू होती हैं। जब प्रारब्ध अच्छा होता है, जब समय अच्छा होता है, तब उस जगह पर वह कलर जो होना चाहिए या जो एलिमेंट का उपयोग होना चाहिए, वो एलिमेंट ऑटोमेटिक समय के प्रारब्ध से आ जाता है। जब आपकी कुंडली में समय का डाउनफॉल आना चालू होता है, तब कोई चीज़ गलत एलिमेंट, गलत कलर उस जगह पर होना चालू हो जाते हैं और उससे वह दोष बढ़ता, बढ़ता, बढ़ता चला जाता है और उस जगह की ऊर्जा को नेगेटिव कर देता है। जी, बिल्कुल, कुंडली का ज़िक्र आपने किया तो ज़ाहिर-सी बात है जब कुंडली की बात आती है तो भविष्य जो से जोड़कर और उससे जो नक्षत्र है उसको जोड़कर भी देखा जाता है। लेकिन जिस तरह से मान लीजिए एक परिवार में 5, 6 या 8 लोग रहते हैं, सबका भाग्य अलग-अलग होता है, तो ऐसे में वास्तु से उनका क्या कुछ संबंध हो सकता है? जैसे कि एक घर में 5 सदस्य रहते हैं, 5 सदस्य का भाग्य अलग-अलग होता है। जी। इसी प्रकार वास्तु में भी उनका 5 सदस्यों का भाग अलग-अलग निर्भर करता है। जैसे आपके घर में जो मुखिया होता है, उसको नैऋत्य कोण में सोने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि नैऋत्य कोण स्थिरता का कोण होता है और घर का जब मुखिया स्थिरता के कोण में सोएगा, तब वह घर के समस्त सदस्यों से, इसके अलावा मार्केट में सोशल नेटवर्किंग, सब लोगों से स्थिरता को बना पाएगा। इसी प्रकार उससे उनका अगर पहला पुत्र बड़ा पुत्र होता है तो उसको जी। दक्षिण के कमरे की सोने की सलाह दी जाती है। छोटा पुत्र होता है तो पश्चिम के कमरे में सोने की सलाह दी जाती है। यदि जब ये बैलेंसिंग अपोजिट हो जाती है, तब उस घर में जो सकारात्मक ऊर्जाएँ होनी चाहिए, वह नकारात्मक ऊर्जाओं में परिवर्तन हो जाती हैं। इसलिए उस घर में अगर पिताजी गलत रूम में सो रहे हैं या बच्चा गलत रूम में सो रहा है, हो सकता है कि बड़ा बेटा ज़्यादा उत्तरोत्तर उन्नति करे और छोटा बेटा कम उन्नति करे और इसका कारण हम कुछ और समझते हैं कि उसका भाग्य खराब है, उसका ये खराब है। जबकि जबकि घर के बैलेंस कर लें, तो उससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। बिल्कुल, और आज के दौर में देखा जाए तो वैज्ञानिक जो है ज़माना है और ऐसे में वास्तु को लेकर भी कहीं न कहीं एक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जब लोग नया मकान लेते हैं, फ्लैट की बात हो या दफ़्तर बनाने के लिए जगह की बात हो, तो अक्सर ये बात कहने में आती है कि हमने वास्तु के मुताबिक ही जो है जगह को लिया है और ख़ास करके बिल्डर्स को लेकर अक्सर ये बात सामने आती है मंगल जी की हमने वास्तु करा लिया, उसके बाद ही यहाँ का निर्माण कराया था। तो इन बातों में कितना तालमेल बैठ सकता है और कितनी सच्चाई है? होता क्या है कि आर्किटेक्ट जैसे वास्तु का उपयोग करते हैं, वह मानते हैं कि ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में जी। आप मंदिर बना दीजिए, साउथ ईस्ट में किचन बना दीजिए, साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बना दीजिए या ऑफिस का मेन केबिन बना दीजिए, नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट बना दीजिए, इससे आपकी वास्तु हो गई। ऐसा नहीं होता। मैंने आपको इससे पहले बताया कि वास्तु में 70% महत्व भूमि है। भूमि की ऊर्जा जब सकारात्मक होती है, तो उस जगह पर अपने आप सकारात्मक ऊँचाइयाँ छूती हुई बिल्डिंग चली जाती है। लेकिन अगर आप सबसे पहले जिसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ मान रहे हैं, वह है क्या? उस बिल्डिंग का जिसमें आप निर्माण कर रहे हैं, उसका पहले यह देखा जाता है कि दिशाएँ कितनी डिग्री टिल्ट हैं। मतलब पहले आप उन दिशाओं का सही निरीक्षण करें। अगर जब तक आप दिशाओं का सही निरीक्षण नहीं करेंगे, आपको किसी भी प्रकार के सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसलिए पहले सही दिशाओं का निरीक्षण करके उनको 360 डिग्री में दिशाओं को बाँटा जाता है,
तभी सारे एंगल पता किया जा सकते हैं और उसके बाद ही हम सकारात्मक परिणामों की अपेक्षाएं कर सकते हैं। बिल्कुल, वास्तु को सूर्य की दिशा से भी कहीं न कहीं जोड़कर देखा जाता है और ऐसे में कहा जाता है कि जब उगता सूरज हो तो कहीं न कहीं एनर्जी और जो ऊर्जावान जो है किरणें प्रदान करता है। लेकिन कहीं न कहीं वास्तु में ये चूक हो जाती है और भ्रम की स्थिति बनती दिखाई देती है। तो सूर्य दिशा और वास्तु का अगर तालमेल बिठाया जाए तो कहाँ तक क्या है? सूर्य अर्थात पूरब दिशा, सूर्य जी। कहाँ से उदित होता है? पूर्व दिशा से सूर्य उदित होता है, पश्चिम दिशा में सूरज अस्त होता है। अगर बोलते हैं सूर्य की किरणों के अकॉर्डिंग हम अपना जीवन यापन करें, तो हम अपने जीवन में नवीन ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एक सूर्य एक ऐसा देवता है, जो आप कितने ही लोग सोते रहें, सुबह सोकर चाहे लेट उठें, चाहे कितना ही कुछ करें, लेकिन सूर्य उदय का समय फिक्स है कि उसको जब जिस समय पे आना है, जी। वह उसी समय पर आता है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज जो सुबह आती हैं, वो ईशान कोण से पूर्व दिशा में होती हैं। इसलिए बोला जाता है कि ईशान कोण में मंदिर का निर्माण होना चाहिए, पूरब दिशा में बैठक होनी चाहिए। अग्नि कोण में 9 बजे से 12 बजे तक सूरज आग्नेय कोण में पहुंच जाता है। इसलिए बोला जाता है कि किचन जो रसोई घर होता है, वह आग्नेय कोण में होना चाहिए। दक्षिण दिशा में मुखिया का रूम होना चाहिए। नैऋत्य कोण में मुखिया का रूम होना चाहिए। पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है, तो उस समय जो लेडीज़ दिन भर की एक्टिविटी करती हैं, तो वह सब गतिविधियाँ होना चाहिए। अगर आप सूर्य की किरणों से अपना जीवन यापन करते हैं, मुख्य वास्तु की परिभाषा ही सूर्य से अकॉर्डिंग है। अगर सूर्य के अकॉर्डिंग जीवन यापन करना चालू कर दिया, तब आपको किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक परेशानियाँ होंगी ही नहीं। बिल्कुल, आपकी बातों में मंदिर को लेकर जिस तरह से बात निकल गई, धार्मिक स्थलों को लेकर बात की जाए, शिवपुरी से आप जो है संबंध रखते हैं और आपकी बेसिक जो एजुकेशन है शिवपुरी में ही पूरी हुई है। और ऐसे में जैन समुदाय को लेकर बात करें या विद्यासागर जी को लेकर बात करें तो उनकी तरफ आपका रुझान देखने को मिलता है। अक्सर ये बात कही जाती है कि आप जैन मंदिर में जाकर काफ़ी सेवा करते हैं, तो इसके पीछे क्या कुछ है? मेरे जो गुरुजी हैं वो जैन ही हैं और मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी की ही मेरे भगवान हैं और मैं उन्हीं के नाम लेकर ही कहीं पे अपने कार्य की शुभारंभ करता हूँ और मैं जहाँ भी उनका नाम लेके कार्य का शुभारंभ करता हूँ, मुझे सफलता मिलती है। इसलिए मैं उन्हीं का नाम लेके आगे बढ़ा हूँ और उनके नाम से ही मैं आगे बढ़ूँगा। जी, बिल्कुल, जब वास्तु की बात आए तो केस स्टडी को लेकर भी बात अक्सर निकल कर सामने आई। ऐसे किस किस तरह के कितने पेचीदा मामले आपके सामने आए कि इसका समाधान नहीं हो पा रहा, लेकिन जब आपने उसको लेकर परीक्षण किया और उसके उपाय लोगों को बताए, तो किस तरह की केस स्टडी की और कितने मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं? मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ। पहले वो बोलते हैं कि इस जगह पे बहुत कुछ अच्छा था, लेकिन एकदम बाद में बहुत सारी परेशानी आ गई। ऐसा क्यों? कभी-कभी वह जो जगह होती है, उस जगह पर जैसे ही तत्वों की अनबैलेंस होना चालू होता है, तो हमको समस्याएँ हमारे सामने फेस होना चालू हो जाती हैं। इसी प्रकार जैसे मैं केस स्टडी की आपके सामने बात करूँ, बहुत घर ऐसे थे जिनमें तलाक की नौबतें तक आ गई थी और क्यों? क्योंकि उनके जो मास्टर बेडरूम थे वो डिस्पोज़ के ज़ोन में थे। उनका जो बेड था वो डिस्पोज़ के ज़ोन में था। उनके बेड को जैसे ही सही किया, वहाँ की नेगेटिव एनर्जी को जैसे ही पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, उनको तत्काल रिलीफ़ मिला। और उसके अलावा जैसे बहुत सारे घर पे विभिन्न प्रकार की नेगेटिविटी एनर्जी थी, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्य ही नहीं हो पा रहे थे। 1-1, 2-2, 5-5 साल से उस बिल्डिंग पे कार्य ही चालू नहीं हो पा रहा था। कोई बिल्डिंगें किराए पे नहीं लग पा रही थी, कुछ प्रॉपर्टी सेल नहीं हो पा रही थी। ऐसे काफ़ी सारे केसेस आए, कहीं पर के लेबर इश्यूज़ चलता था, कहीं पर धन की वृद्धि नहीं हो पाती थी, कहीं पर किसी भी प्रकार का पैसा तो आता था, लेकिन रुकता नहीं था। तो इस तरह की विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियाँ थी, उनका सामना किया और सभी को अभी तक 99.99% अभी तक सबको सकारात्मक रिज़ल्ट ही मिले हैं। बिल्कुल, और नेगेटिविटी की बात आती है, हालाँकि इस पर भी हमने आपसे सवाल किया तो आपने भी बताया कि अगर किसी में भ्रम होता है या सब कुछ सही चल रहा होता है, थोड़े टाइम बाद जो समस्याओं का जो है सामना करना लोगों को पड़ता है, इसका निराकरण भी निकल कर सामने आता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ और निकल कर सामने आती है, हालाँकि वैज्ञानिक ज़माना है, बहुत कम लोग इस पे यकीन करते हैं। क्या लगता है, नज़र लगना, कहते हैं बुरी नज़र लग गई, अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब कहीं न कहीं मामला गड़बड़ाने लगा है, तो इसको कैसे देखते हैं? शास्त्रों में यह आता है कि भगवान तक को नज़र लग जाती है। जी। इसलिए जब भगवान की वेदी स्थापित होती है, तो उससे पहले भगवान की वेदी स्थापन के पहले पारा डाला जाता है। क्यों? क्योंकि कर्मों के द्वारा सताए हुए इंसान की नज़र ना लग जाए। तो हम भी कर्मों के द्वारा सताए हुए इंसान हैं, तो हमको क्यों नज़र नहीं लगेगी? इसलिए सबसे पहले जिस भवन में आप रह रहे हैं, जो व्यावसायिक स्थल में आप व्यवसाय कर रहे हैं, उसको आप रक्षित करिए। रक्षित मतलब कि उस भूमि को आप पारद की कीलों से, पारे की कीलों से चारों कॉर्नर में किसी श्रेष्ठ मुहूर्त में
उसमें लगवाइए। इससे आपकी वह भूमि रक्षित होगी। जब भूमि रक्षित होगी तभी उस व्यावसायिक स्थल पर व्यवसाय करने वाले या घर में निवास करने वाले सभी सदस्य रक्षित हो सकते हैं। आज अकाल मृत्यु का जो मुख्य कारण है या विभिन्न प्रकार की बैंतर बाधाओं का जो मुख्य कारण है, जो नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, उसका मुख्य कारण है कि हम अपने घर को रक्षित नहीं करते। इसलिए सभी को घर का रक्षण करना अति आवश्यक है। मंगल जी, इस तरह से बात की जाए, मकान बना लिया, दफ्तर बना लिया, फैक्ट्री बन गई या कुछ और चीज़ बना ली, लेकिन क्या माना जाए कि अगर वाकई 100% 100% वास्तु सही है तो वहाँ पर समस्या नहीं आ सकती क्या? देखिए, सबसे पहले यह परीक्षण करना ज़रूरी है कि आज हमारे सामने जो भी समस्याएँ आ रही हैं, वह किस कारण आ रही हैं। प्रारब्ध जनित या वास्तु जनित। जैसे अगर आपको बुखार आता है, अगर आप ये मानें कि ये बुखार तो मुझे इस वजह से आया है, तो मैं इसकी कोई दवाई नहीं लूँ, तो ऐसा आप सही हो जाएँगे क्या? नहीं होंगे ना। तो इसलिए सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कि यह परेशानी मेरी इस बिल्डिंग में किस कारण आ रही है। अगर आप वास्तु जनित दोषों से मुक्ति पा लेते हैं, तब उसके सामने अगर आपकी समस्याएँ लाइफ में जो आ रही हैं, तो वह प्रारब्ध जनित समस्या ही आपके सामने होंगी। और प्रारब्ध में जो लिखा है, पिछले जन्म का जो भोगकर अपन आए हैं इस जन्म में, वह तो अपने को भोगना ही पड़ेगा। लेकिन हम अपने वास्तु से अपने कर्मों को जितना सुधार सकते हैं, उससे हमारे प्रारब्ध में भी कहीं न कहीं सुधार आता है। बिल्कुल। प्रयास जी, दक्षिण मुखी मकान को लेकर बात करें या फिर कार्यालय या फिर किसी बड़े कॉम्प्लेक्स को लेकर बात करें, तो क्या कुछ इसका महत्व है? क्या वाक़ई इसको लेकर नेगेटिविटी को लेकर जो लोगों में भ्रम है, वो सही है? या फिर वास्तु वास्तु को लेकर बात की जाए तो कहीं न कहीं इसको लेकर निराकरण भी सामने आते हैं? आज के समय में सब लोगों को दक्षिणमुखी मकान के नाम पर एक डर सा पैदा हो चुका है। मैं विभिन्न कॉलोनी में किसी का भी सबसे पहले यह कॉल आता है कि यह दक्षिणमुखी घर है, इसको ले लें क्या? सबसे पहले दक्षिणमुखी घर कितने मूलांक वालों के लिए शुभ होता है? जिनकी जन्म तिथि, जन्म तारीख 9 तारीख हो, 18 तारीख हो, 27 तारीख हो, वह सब लोग दक्षिणमुखी मकान में रह सकते हैं। इसके अलावा दक्षिणमुखी मकान में आपको सेफ्टी पर्पस से आपके वास्तु के बिंदुओं को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि आप मुख्य दरवाज़ा किस साइड खोल रहे हैं। सबसे बड़ी गलती जो दक्षिणमुखी घरों में होती है कि हर कोई व्यक्ति अपने पोर्च में पानी का अंडरग्राउंड वाटर टैंक खोद देता है। आपने जैसे ही साउथ में वाटर का टैंक खोदा, तो वहीं से आपको परेशानियाँ जीवन में आना चालू हो जाती हैं और उनका घर बनते-बनते तक वह समस्याएँ कंटिन्यू उनको बनी रहती हैं और वह लोग समझते हैं कि दक्षिणमुखी घर की वजह से यह समस्या है। जबकि वह दक्षिणमुखी घर की वजह से समस्या नहीं है, जो दक्षिण में आपने गड्ढा खोद दिया, पानी का टैंक खोद दिया, जी। उसकी वजह से आपको यह समस्या पैदा हो रही है। इसलिए दक्षिणमुखी मकान बेकार नहीं होते, पर यह देखना पड़ता है कि हम किस दिशा में गड्ढा खोद रहे हैं, किस दिशा में मेन गेट बना रहे हैं, किस दिशा में क्या कार्य कर रहे हैं। अगर सही दिशा में सही कार्य किया जाता है, तो दक्षिणमुखी मकान में भी बहुत लोग रहते हैं। मैं आपसे बताता हूँ, जलगाँव का जो बापना मार्केट है, जी। वह दक्षिणमुखी पे ही है और वह दक्षिणमुखी होते हुए भी जलगाँव का बापना मार्केट पूरे इंडिया में आज सोने-चांदी में सबसे ज़्यादा सोने में उसको राजा माना जाता है। इसलिए दक्षिणमुखी व्यापारी भी होते हैं, दक्षिण दिशा का भी व्यापार होता है। जितने भी केमिकल लाइन के रिलेटेड व्यापार होते हैं, मेडिकल के व्यापार होते हैं, जितने भी हॉस्पिटल से रिलेटेड व्यापार होते हैं, यह सब दक्षिणमुखी ही अच्छे माने जाते हैं। बिल्कुल, विकास की इस दौड़ में देखा जाए, जगह लोगों के पास कम होती है, लेकिन नक्शा इस तरह से बनवाते हैं कि कहीं न कहीं ज़्यादा सुविधाएँ उनको मिल सकें, चाहे घर की बात हो या अन्य चीज़ों को लेकर बात की जाए। अक्सर ये चीज़ देखने में मिलती है, चाहे फ्लैट्स हों या डुप्लेक्स बंगले हों, कहीं न कहीं जहाँ से एंट्री होती है, जो प्रवेश द्वार होता है, वहाँ पर जो है शौचालय बना दिया जाता है या फिर रसोई घर के पास शौचालय का निर्माण कर दिया जाता है क्योंकि जगह कम है। तो इनका कितना असर पड़ता है? देखिए, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि किसी भी जगह में, चाहे वह फ्लैट है, चाहे वह डुप्लेक्स है, चाहे वह लैंड है, चाहे कुछ भी है, उसमें 70% महत्व भूमि की ऊर्जा का जी। होता है। अगर आपकी भूमि की ऊर्जा पावरफुल है, पॉजिटिव है, आपका मकान रक्षित है, आपने सब तरीके से उसको कीलन सब कुछ कर रखा है, तब आपके घर की 80% समस्याएँ तो वहीं से समाप्त होना चालू हो जाती हैं। और बात रही कि स्पेस कम होने के कारण, जी। तो उसमें भी इस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है कि उससे जो समस्याएँ आनी होती हैं, उन समस्याओं से निजात हमको मिल जाती है। बिल्कुल मंगल जी, और लोगों में भ्रम है, कहीं न कहीं उनके विकास में जो है रुकावट आ रही है या वो तरक्की नहीं कर पा रहा है या फिर पारिवारिक विवाद कहीं न कहीं निकल कर सामने आते रहते हैं। तो जिस तरह से आपसे चर्चा की तो यही निकल कर सामने आया कि इन तमाम समस्याओं के बीच कहीं न कहीं वास्तु का एक अपना महत्व है। अंत में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? अंत में मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि हमको वास्तु के नियमों का पालन करना चाहिए।
बीच में यह विद्या लुप्त हो गई थी, लेकिन आज के समय में भी वास्तु विद्या का अधूरा ज्ञान होने के कारण जो आधी अधूरी वास्तु से वास्तु कर रहे हैं, उसकी कारण यह वास्तु विद्या अभी भी बदनाम है। इसलिए मित्रों, आप जिससे वास्तु करवा रहे हैं वह उसका परीक्षण करो कि उसके पास योग्यता क्या है। कुछ दिन के सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले भी इस मार्केट में व्यवसाय वास्तु को उन्होंने बना लिया है। अच्छी बात है, आप किसी के लिए सलाह दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर एक इडियम से आ हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। इसलिए अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए किसी को भी अगर ज्ञान दे रहे हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति की योग्यता देखिए। उसके अलावा उसको यह देखिए कि उसमें वास्तु के साथ साथ उसको कुंडली का कितना ज्ञान है, भूमि की ऊर्जा की उसको कितनी नॉलेज है। यह सब चीज़ परीक्षण करने के बाद ही आप वास्तु का सही कार्य कर सकते हैं। और मैं आपको आज एक टिप्स देता हूँ वास्तु का। अगर आपके घर में धन वृद्धि नहीं हो पा रही है, आजकल हर व्यक्ति को धन चाहिए, बिल्कुल। अगर आपके घर में धन वृद्धि नहीं हो पा रही है तो आप अपने घर के उत्तर दिशा में एक मयूर पंख का स्वास्तिक निर्मित कीजिए। यह मयूर पंख का स्वास्तिक आपको निश्चित ही जीवन में धन के नए अवसर पैदा कराएगा। जय जिनेंद्र। चलिए प्रयास मंगल जी, आप स्टूडियो में आए, समय दिया, चर्चा की, काफ़ी अच्छी सारी बातें वास्तु को लेकर आपसे पता चली। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई काफ़ी अच्छी बात मंगल जी ने कही है कि अधूरा ज्ञान कई समस्याओं को जो है पैदा करता है, लेकिन अगर सही नॉलेज और सही तरीके से कदम उठाया जाए तो हर समस्या का निराकरण भी निकल कर सामने आता है। और ऐसे में तरक्की को लेकर बात की जाए या फिर पारिवारिक कले को लेकर बात की जाए तो इनका निदान भी कहीं ना कहीं हो सकता है। सिर्फ ज़रूरत है आपको वास्तु को पहचानने की, क्योंकि घर किस दिशा में बना है, कहाँ पर कौन सी चीज़ किस आकलन के तहत रखी गई है, इसको लेकर वास्तु को अच्छे से समझना होगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त, खबरों के लिए बने रहिए।